गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मनोज कुमार और अपना जो सब्जेक्ट है वो था राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और जिसका हम अध्ययन करेंगे आपसे पूछ ले वह रहेगा अपना क्लास तो रहेगी बीए पार्ट फर्स्ट की जो हम अध्ययन करेंगे वो बीए पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। आपसे पूछ ले कि बीए पार्ट फर्स्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं तो महात्मा गांधी विचार तो पढ़ रहे थे हम, किसके पढ़ रहे थे? महात्मा गांधी। हमने बड़े महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन किया, तो आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेंगे। उसके बाद ये अपना जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बात करें कि हमने पढ़ा कि गांधी जी बहुत महान विद्वान व्यक्ति हुए हैं जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रयास किए थे, उनका हमने अध्ययन किया। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गांधी जी के आर्थिक विचार के, जिनका अध्ययन करेंगे वो क्या है आपसे पूछ ले। गांधी जी के आर्थिक विचार कि गांधी जी थे महात्मा गांधी, वो आर्थिक विचार उन्होंने क्या कहते, कहने का मतलब गांधी जी हैं वो आध्यात्मिक पुरुष थे। आध्यात्मिक ईश्वर की आराधना में ज़्यादा समय बिताते थे, ईश्वर को मानते थे, तो आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है महात्मा गांधी को। पूछ ले कि वे राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को उन्नति की ओर ले जाने के लिए अगर प्रयास करने के लिए अनेक कार्य किए, अनेक विचार दिए, ताकि देश का क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो उन्होंने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू माना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो है आर्थिक धन, कि धन के बगैर मनुष्य है वो अपना विकास नहीं कर सकता, समाज अपना विकास नहीं कर सकता और देश अपना विकास नहीं कर सकता। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जीवन का पहलू जो माना है वो आर्थिक व्यवस्था को माना है, आर्थिक उन्नति को माना है। अब आपसे पूछ ले कि कौन सा इन्होंने दिया था। इन्होंने दिया था पहला विचार आर्थिक की बात करें, संबंधित बात करें तो औद्योगिकरण का विरोध, औद्योगिकीकरण का विरोध। पहला जो आर्थिक विचार था महात्मा गांधी का वो था औद्योगिकरण का विरोध। क्या है भाई कि औद्योगिकरण का विरोध क्यों किया इन्होंने? देखो कि जो जितने ज्यादा क्या लगेंगे उद्योग धंधे, ये कह रहे हैं कि जितने ज्यादा उद्योग धंधे होंगे उतने ही लोग बेरोजगार होंगे। क्या था कि जो उद्योग धंधे जिस तेज गति से लगेंगे, लोगों के रोजगार के अवसर हैं वो क्या होंगे, कब होंगे। रोजगार अपना विकास नहीं, मतलब पूर्ण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। उनका मानना था कि बड़ी बड़ी जो मशीनें लगती है, क्या मानना था कि बड़ी बड़ी जो मशीनें लगेगी, बड़ी बड़ी मशीनें वो उपनिवेशवाद की ओर लेके जाएगी। किस ओर? उपनिवेशवाद की ओर। कि बड़ी बड़ी जो मशीनें लगाई जाती है उद्योग धंधों में वो हमें किस ओर लेके जाती है, उपनिवेशवाद की ओर लेके जाती है। और बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ जाएगी। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों में जो लगे हुए हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं महात्मा गांधी? कुटीर उद्योग का। आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी किसका समर्थन कर रहे थे? कुटीर उद्योग का। तो जो व्यक्ति कुटीर उद्योग से आर्थिक आजीविका को चला रहा है, अपने आर्थिक आजीवन को चला रहा है, वह कुटीर उद्योग क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिस कारण उनके रोजगार के अवसर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा है हमने कि कुटीर उद्योगों की वजह से अर्थव्यवस्था क्या होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत हो
उद्योगों से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन उनकी जगह उद्योग धंधे लग जाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लग जाएगी, तो हमें उपनिवेशवाद की ओर लेके जाएगी। कहने का मतलब जिससे मनुष्य का मानवता और शारीरिक दोनों का पतन होगा। क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, क्या लिखोगे आप? औद्योगिकरण का विरोध, कि महात्मा गांधी औद्योगिकरण का विरोध करते थे। वो कहते थे कि बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो व्यक्ति को उपनिवेशवाद की ओर लेके जाएगी और औद्योगिकरण के कारण मनुष्य के बेरोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेगी और कुटीर उद्योग हैं वो जो लघु उद्योग हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे मनुष्य अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जो औद्योगिकरण के कारण मानवता और शारीरिकता का भी क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ये विचार किसके थे? महात्मा गांधी के। किससे संबंधित? औद्योगिकरण से संबंधित। दूसरा, कुटीर उद्योगों का समर्थन पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था कि किसका समर्थन किया था महात्मा गांधी ने? कुटीर उद्योगों का समर्थन, उद्योगों का समर्थन। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूं आपको कि कुटीर उद्योग जो लघु उद्योग होते हैं उनका समर्थन कौन करता था? महात्मा गांधी करते थे। पूछ ले कि उनका मानना था कि कुटीर उद्योगों से अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, कि कुटीर उद्योगों के कारण अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। कि जो ग्रामीण स्तर पर, किस पे भी कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलते हैं, कुटीर उद्योगों से लगभग अवसर मिलेंगे। और ग्रामीण स्तर की बात करें कि ग्रामीण स्तर पर भी क्या होंगे? रोजगार के अवसर मिलेंगे और मनुष्य है इससे अपनी आजीविका अर्थव्यवस्था को चला सकता है। तो उन्होंने कहा कि गांव एक इकाई माना है, तो गांव का भी विकास जरूरी है और गांव का विकास तभी होगा जब क्या होगा? भी वहां पे कुटीर उद्योग होंगे। तीसरा पूछ ले आपसे, परिग्रह का विरोध का सिद्धांत कह सकते हैं, का सिद्धांत दिया था। अर्थव्यवस्था से संबंधित महात्मा गांधी ने तीसरा सिद्धांत कौन सा दिया था? आपसे पूछ ले। अपरिग्रह का सिद्धांत दिया था। अपरिग्रह का सिद्धांत होता है, आपसे पूछ ले, कि आवश्यकता से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा धन का संग्रह न करना। अपरिग्रह का सिद्धांत क्या होता है? कि मनुष्य को आवश्यकता से ज्यादा धन का क्या नहीं करना? आपसे पूछ ले, संग्रह नहीं करना। कि जिन वस्तुओं की उन्हें आवश्यकता है उन्हीं वस्तुओं को वो उनसे खरीदना चाहिए। बाकी ऐसी जो बेकार वस्तुएं हैं उन पे क्या नहीं लगाना चाहिए? खर्च नहीं करना चाहिए, धन खर्च नहीं करना चाहिए। तो क्या करोगे? अपरिग्रह का सिद्धांत कि आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना। जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही वस्तुओं को खरीदो आप। कि जो वस्तु आपको आवश्यकता है उसको खरीदो, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसे मत खरीदो। तो ये अपरिग्रह का सिद्धांत किसने दिया था? महात्मा गांधी। अब पूछ ले कि जितनी अधिक वस्तुओं का संग्रह करोगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आर्थिक असमानता होगी। इन्होंने कहा भाई जितनी ज्यादा, ऐसे मान लो कि आप संग्रह कर रहे हो तो उतनी ही आर्थिक असमानता बढ़ेगी। ये बात कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आवश्यकता से ज्यादा आप जब किसी वस्तु को तरफ जान दोगे तो वह वस्तु समाप्त होगी तो आर्थिक असमानता बढ़ेगी, उसके दाम बढ़ेंगे तो मनुष्यों में क्या छाएगी? भाई आर्थिक असमानता छाएगी, धन की कमी छाएगी। किस कारण? कि जो अनावश्यक वस्तु है उसको खरीदने के कारण। तो जितनी हमें आवश्यकता है, कहने का मतलब कि हमें थोड़ी आवश्यकता है तो थोड़ी वस्तु को खरीदो, ज्यादा मत खरीदो। ये अपरिग्रह का सिद्धांत कहता है। फिर वर्ग संघ 4 नंबर पूछ ले आपसे, तो 4 नंबर विचार कौन सा था? आर्थिक से संबंधित। तो कहोगे वर्ग सहयोग की भावना, वर्ग सहयोग की भावना। क्या कहा है? 4 वर्ग सहयोग की
भावना क्या होना चाहिए भाई, इसमें कह रहा है वर्ग दो। एक तो होता है मजदूर दल, मजदूर दल का वर्ग, दूसरा पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों का वर्ग। तो वर्ग सहयोग की भावना क्या होती है, एक तो मजदूर दल का, दूसरा पूंजीपतियों का वर्ग है, जो वो क्या करता है कि उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। कहने का मतलब है एक का काम, जितना महत्वपूर्ण कार्य एक वकील का होता है उतना ही महत्वपूर्ण कार्य एक बाल कटाने व सफाई करने वाले का भी होता है। क्या कहता है कि जैसे उदाहरण दिया इन्होंने कि एक वकील का जितना महत्वपूर्ण कार्य है उतना ही बाल काटने वाले का भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या कहोगे कि सभी को, जितने भी वर्ग हैं वो सभी मिलकर कार्य करें, सभी को, पूंजीपति हैं उनका सहयोग मजदूर दल करें और मजदूर दल का सहयोग कौन करे, पूंजीपति दल करें। तो जितने भी समूह वर्ग बने हैं वो वर्ग एक दूसरे का सहयोग करें ताकि देश का क्या हो, विकास हो। ये क्या कह रहे हैं महात्मा गांधी, कह रहे हैं कि वर्ग सहयोग की भावना होनी चाहिए। जैसे मजदूर दल, पूंजी दल, दो दल होते हैं, उन दोनों के बगैर कार्य नहीं चल सकता, तो उनमें अगर सहयोग की भावना होगी तो कार्य चलेगा। जैसे उदाहरण दिया था, एक वकील का कार्य जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही महत्वपूर्ण कार्य किसका होगा, बाल काटने वाले का होगा। किसका होगा भाई, बाल काटने वाले का माना गया। तो उसी प्रकार जितने भी दल भारत में है उनका एक दूसरे से सहयोग होना जरूरी है, तभी वो जुड़े होंगे, तभी वो विकास कर सकते हैं। तो हमने चार पढ़े आर्थिक विचार गांधी जी के। पहला जो विचार पढ़ा औद्योगिकरण का सिद्धांत, दूसरा कुटीर उद्योगों का समर्थन, तीसरा अपरिग्रह का सिद्धांत, चौथा वर्ग सहयोग की भावना। अब पांचवा पूछ ले आपसे, परिन्यास सिद्धांत कौन सा है भाई, पांचवा सिद्धांत गांधी जी ने कौन सा दिया, परिन्यास सिद्धांत दिया। अब आपसे पूछ ले परिन्यास सिद्धांत क्या था गांधी जी का, तो देखो परिन्यास सिद्धांत, परिन्यास सिद्धांत पांचवा कौन सा सिद्धांत दिया था गांधी जी ने, आर्थिक से संबंधित कि परिन्यास का मतलब होता है अमीरों में परिवर्तन लाने का सिद्धांत, परिवर्तन लाने का सिद्धांत। आपसे पूछ ले कि अमीरों में परिवर्तन लाने का सिद्धांत कौन सा कहोगे, परिन्यास का सिद्धांत कहोगे, जिसके माध्यम से अमीरों में क्या लाया गया था, परिवर्तन लाया गया था, बदलाव लाया गया था, इसलिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहने का मतलब है कि परिन्यास का मतलब होता है अमीर व्यक्ति या तो अमीर हैं वह अपने धन, अपनी संपत्ति को अपनी धरोहर न माने, धरोहर न माने। क्या है इसका मतलब कि अमीरों में परिवर्तन लाने के लिए इस सिद्धांत का महात्मा गांधी जी ने प्रतिपादन किया था और ये भी कहा था कि जितने भी अमीर हैं इस देश में वो अपनी संपत्ति को अपनी धरोहर न माने, ये न माने कि यह संपत्ति हमारी है। पूछ ले आपसे कि इसका है ना समाज की भलाई में काम लेना चाहिए। क्या कहा है कि जो उनकी धरोहर है वो किस में काम में आनी चाहिए, समाज के हितों में, कि समाज की भलाई में वो अपने क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उस धन को खर्च करे जिससे समाज का भी विकास हो सके, समाज भी आगे बढ़ सके। तो ये बात परिन्यास का सिद्धांत कहता है, परिन्यास का, कि अमीरों के अंदर परिवर्तन लाने की सोच के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था कि अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति को आवश्यकता से अधिक धन को अपनी धरोहर न माने। अगर उसके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो वह समाज की भलाई, समाज के कल्याण में खर्च करे, वही परिन्यास सिद्धांत कहलाता है। अब पूछ ले कि सामाजिक विचार क्या थे गांधी जी के, ये थे आर्थिक विचार। अब आपसे पूछ ले, हमने 5 आर्थिक विचार का अध्ययन किया कि गांधी जी के सामाजिक विचार।
गांधी जी के सामाजिक विचार कि सामाजिक समाज से कि गांधी जी क्या कहते थे, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करते थे। क्या करते थे? जागरूकता। कि गांधी जी चाहते थे कि समाज में क्या उत्पन्न, जागरूकता उत्पन्न हो। समाज में जो रूढ़िवादिता है, प्राचीन परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता, उनमें परिवर्तन हो, बदलाव हो, प्राचीन परंपराओं के अनुसार न चले, अंत हो। या फिर बात करें सत्य, अहिंसा और न्याय और सहयोग की, सत्य, अहिंसा और न्याय की भावना का विकास हो। क्या चाहते थे गांधी जी? क्या लिखेंगे हम सामाजिक विचार? कि गांधी जी है वो रूढ़िवादिता का विरोध करते थे, समाज में जागरूकता पैदा करना चाहते थे, सत्य का समाज, अहिंसा और न्याय की भावना समाज में पैदा करना चाहते थे। उनका प्रयास था कि समाज है, समाज राजनीतिक, धार्मिक या फिर बात करें कि जातीय आधार पर इसका बंटवारा न हो। कहने का मतलब कि जो तीन पंक्ति हैं वो नहीं चाहते थे, बांटना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि सभी क्या है, एक साथ रहें, एकजुटता में रहें, एकता में नहीं। तो राजनीतिक, धार्मिक या जातीय आधार पर बंटना नहीं चाहिए। समाज को मिलकर कार्य करना चाहिए। जागरूकता होगी तभी वो इसमें मिलकर कार्य करेंगे। और जो अपने समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को समाप्त करना चाहते थे कि आप अपने समाज की बुराइयों का अंत कीजिए, ताकि समाज का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। तो गांधी जी के सामाजिक विचारों का हम अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि गांधी जी हैं वो रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहते थे, समाज में जागरूकता लाना चाहते थे, सत्य की ओर चलने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया, बताया है। अहिंसा मतलब किसी के साथ मारपीट मत करो, आप दया रखो, न्याय की भावना पैदा करना चाहते थे। वो समाज को ये नहीं चाहते थे कि समाज राजनीतिक, धार्मिक और जातीय आधार पर बंट जाए, सभी एकजुटता से रहें। और वो चाहते थे कि सभी मिलकर सहयोग की भावना से कार्य करें। समाज में आवश्यक जो बुराइयां हैं उनको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये सामाजिक विचार उन्होंने कहे थे। लिखोगे पहला वर्ण व्यवस्था, बात करें कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित सामाजिक विचार क्या का है, उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था है ना, ये वर्ण व्यवस्था ये समाज की आवश्यक बुराई है। आपसे पूछ ले कि वर्ण व्यवस्था समाज की क्या कहोगे, समाज की आवश्यक बुराई, समाज की आवश्यक बुराई, कि समाज की आवश्यक बुराई कौन सी है, वर्ण व्यवस्था है। जिसमें उन्होंने क्या किया है, वो चाहते थे कि ये क्या होनी चाहिए, गांधी जी चाहते थे वर्ण व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। समाज की यह एक आवश्यक बुराई है, इस व्यवस्था को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ये बात कौन कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे। अब पूछ ले कि किसी व्यक्ति को कार्य को आधार मान के वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं करनी चाहिए। कि कार्य के आधार पर वो क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है, कि कार्य के आधार पर कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है। जो व्यक्ति काम जिसको जो मिलेगा वो करेगा, उससे उसकी आर्थिक आय बढ़ेगी, अपने आजीविका को चला रहा। तो हम इससे कैसे मान लें कि कार्य के आधार पर व्यक्ति बड़ा होता है, कर्म के आधार पर होना चाहिए। कर्म के आधार पर क्या कहा है हमने कि कर्म को देखना चाहिए, न कि कार्य को, कि उसका कर्म कैसा है, कर्मों के आधार पर उसका विभाजन होता है। कार्य करने से छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि कर्म के आधार पे वो करता क्या है, उसके आधार पे वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, उसके आधार पे उसका विभाजन होता है। तो वर्ण व्यवस्था एक अनावश्यक बुराई बताई है और इसको समाप्त करना चाहिए। किसी भी इंसान को कार्य के आधार पर छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्य के आधार पे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये महात्मा गांधी जी कहते थे।
अब कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं करके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का आधार होना चाहिए। फिर है सांप्रदायिक एकता। 2 नंबर इन्होंने क्या कहा है भाई, सांप्रदायिक एकता, दायिक एकता। दूसरा विचार इनका क्या था कि इन्होंने सांप्रदायिक एकता पे बल दिया है कि हमारा देश है, हमारा देश धर्म के आधार पे नहीं बंटना चाहिए। गांधी जी क्या कहते थे कि धर्म के आधार पे भारत देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। धर्म, अनेक धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, अनेक धर्म के यहाँ व्यक्ति हैं, तो उनमें विभाजन क्यों भाई, किस बात का? सभी को मिलकर रहना चाहिए, सभी धर्मों के लोगों को क्या करना चाहिए, मिलकर। और गांधी जी ने इस कारण खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। आपसे पूछ ले कि गांधी जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कहोगे खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था, समर्थन किया था। वो चाहते थे कि अनेक धर्मों के लोग हैं वो एकता के सूत्र में रहें, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का क्या ना हो, विभाजन न हो, बंटवारा न हो। अब पूछ ले नारी उत्थान। तीसरा इन्होंने समाज के लिए क्या कहा था भाई, नारी उत्थान। कि नारी, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा था महिलाएं हैं वो कमजोर नहीं होती है। क्या कहते थे भाई, महिलाएं कमजोर नहीं होती है, कि जितनी भी महिलाएं हैं वो क्या नहीं होती है, कमजोर नहीं होती है। महिलाओं को भी पूर्ण रूप से आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। कहने का मतलब महिलाएं हैं वो पुरुष से अधिक सहनशील होती है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती है, बल्कि महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि पुरुष से अधिक सहनशील होती है। क्या होती है महिलाएं? सहनशील, सत्य और अहिंसा की भावना होती है उनके अंदर। इनका मानना था, ये महात्मा गांधी का मानना था कि सभी गुणों में श्रेष्ठ होती है, कि महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं पुरुषों से अधिक सहनशील, सत्य, अहिंसा और बात करें कि सभी गुणों में श्रेष्ठ होती है, सभी गुणों में श्रेष्ठ। ये कौन कहते थे? महात्मा गांधी कहते थे कि महिलाओं जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों में श्रेष्ठ है। महिलाएं इसको एक बुराई मानते थे। क्या मानते थे? बुराई। जैसे महिलाओं के बारे में जैसे वो कहते थे बाल विवाह एक बुराई है, बाल विवाह नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी का विचार था पर्दा प्रथा एक बुराई है, कि पर्दा प्रथा जैसे महिलाओं के उत्थान से संबंधित एक बुराई है। आपसे पूछ ले, या फिर दासी प्रथा, दासी प्रथा, इस प्रकार की विवाद है वो क्या हो जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए। बल्कि उन्हें कानूनी दृष्टि से बात करें तो पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, कि पुरुषों कानूनी दृष्टि से पुरुषों के समान महिलाओं को मानना चाहिए। ये विचार किनके थे? गांधी जी के थे। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र पे कार्य के आधार पे उसे शिक्षा भी मिलनी चाहिए, कार्य के आधार पे उसे किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो महिलाओं के संबंधित विचार क्या कहा है गांधी जी ने कि महिलाएं कमजोर नहीं होती है, पुरुषों के मुकाबले में ज़्यादा सहनशील होती है, सत्य बोलने वाली होती है, अहिंसा को ज़्यादा महत्व देने वाली होती है, सभी गुणों में श्रेष्ठ होती है। महिलाओं अपने समाज में महिलाओं के साथ जो बुराई चल रही है जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दासी प्रथा, इनका क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। महिला को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, कानूनी अधिकार वो पुरुषों के समान मिलने चाहिए। या बात करें तो कार्य के भी उन्हें पुरुषों के समान काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी विचार किसके थे? महात्मा गांधी जी के विचार थे। अब 4 नंबर पूछ ले आपसे, छुआछूत का अंत। 4 नंबर विचार हमने कौन सा दिया है महिलाओं से संबंधित, तो हम कहेंगे छुआछूत का अंत जो विचार था उनका वो है 4 नंबर, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत सामाजिक विचार से संबंधित है। गांधी जी हमारे समाज पे छुआछूत को एक कलंक मानते थे कि समाज का कलंक, समाज का कलंक।
आपसे पूछ ले कि गांधी जी है छुआछूत को क्या मानते थे, समाज का एक कलंक मानते थे। वो कहते थे कि नष्ट करने का कार्य किया है, इसने अपनी छुआछूत ने अपने समाज को नष्ट करने का काम किया है। तो गांधी जी कहते थे कि समाज के लिए छुआछूत एक कलंक है और अपना जो समाज है उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने का कार्य किसने किया है, छुआछूत ने किया है। छुआछूत नष्ट करता है। अब पूछ ले कि बात करें इन्होंने जैसे सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, को समान अधिकार की छुआछूत नहीं होनी चाहिए, सभी को क्या मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। बात करें कि अछूतों के मध्य वैवाहिक संबंधों को भी इन्होंने कहा है कि जो अछूत हम मानते हैं, छुआछूत करते हैं, उनके मध्य वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने चाहिए कि इंसान है, इंसान की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं है कि वो हम उनके साथ छुआछूत जैसी जातियों को माने। या गांधी जी ने तो इसको समाप्त करने के लिए जो अछूत होते हैं उन्हें हरिजन के नाम से पुकारा है। हरिजन का मतलब होता है कि ईश्वर के दूत या ईश्वर के लोग। क्या होता है, ईश्वर के लोग। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि समाज का एक कलंक है, इसको समाप्त करना जरूरी है, सभी को समान अधिकार मिले, अछूतों के मध्य वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने चाहिए, उन्हें समान रूप से समान अधिकार, समान कार्य दिए जाने चाहिए। और इन्होंने तो अछूतों को हरिजन के नाम से भी पुकारा है। अब पूछ ले कि सार्वजनिक स्थानों पे उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अछूत का मतलब कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर कहा है बुनियादी शिक्षा, 5 नंबर कौन सा विचार दिया है उन्होंने, बुनियादी शिक्षा। गांधी जी का जो 5 नंबर जो विचार था सामाजिक कार्यों से संबंधित, वो पूछ ले, वो हम कहेंगे बुनियादी शिक्षा कि 1937 में कि गांधी जी ने 1937 में वर्धा में प्राथमिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। वर्धा में प्राथमिक, बुनियादी का मतलब होता है निम्न स्तर की, जब बालक छोटा होता है तो उसकी नींव को मजबूत करना, वही बुनियादी शिक्षा होती है। तो प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की। आपसे पूछ ले कि बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत तो हम कहेंगे कि 1937 में गांधी जी ने वर्धा के अंदर बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ किया था। अब पूछ ले उनका मानना था कि व्यक्ति को गांधी जी का क्या मानना था, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मा का विश्वास, क्या मानना था गांधी जी का, शारीरिक, मानसिक और आत्मा का विश्वास, आत्मविश्वास को प्राप्त कर सके। किसको प्राप्त कर सके, आत्मविश्वास को प्राप्त कर सके। वो क्या कहते थे कि बालक को है ना मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। बालक को गांधी जी क्या कहते थे कि बालक को मातृभाषा में क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि जब बालक है उस बालक को मातृभाषा में क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा। और वह शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। कैसी होनी चाहिए भाई, बालक का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि बालक का क्या हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो गांधी जी है वो बच्चों को मातृभाषा के अनुरूप और सर्वांगीण विकास के अनुरूप शिक्षा को प्रावधान दिया। वो कौन सी है, बुनियादी शिक्षा है, ताकि बालक है बचपन से ही अपने कौशलों को सीख सके, अपने रोजगारों को सीख सके। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो आगे चल के उनके काम में आ सके। तो ये बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता कि उसका ऐसा उसे बढ़ा देना चाहिए कि वो अपना जीवन यापन है अपनी शिक्षा के माध्यम से चला सके। ये विचार पहुंचे थे, सामाजिक विचार थे। अब पूछ ले कि गांधी जी का आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, कैसा मानते थे गांधी जी आदर्श राज्य को, उससे संबंधित विचारों का हम अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि गांधी जी का आदर्श राज्य या राम राज्य, गांधी जी का आदर्श
राज्य या कह सकते हैं राम राज्य, कि गांधी जी का आदर्श या राम राज्य कैसा होना चाहिए, कि एक आदर्शवादी मानते थे। राम राज्य को क्या मानते थे? वो एक आदर्शवादी मानते थे कि जिस प्रकार से वो एक राम था जिन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखा, उसी प्रकार भारत में भी क्या होना चाहिए? एक राज्य या एक देश भारत होना चाहिए। और इसकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे कि अपने देश में कैसा होता है राम राज्य। तो इन्होंने क्या कहा है? पहला, अहिंसात्मक राज्य। पहली विशेषता इन्होंने क्या दी है? अहिंसात्मक राज्य। कहा है कि देश को हिंसा के प्रति नहीं होना चाहिए, कोई भी युद्ध वगैरह नहीं करने हैं। दूसरा पूछ ले, आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, इनके आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? गांधी जी के हिसाब से वो पढ़ रहे हैं आर्थिक विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकेंद्रीकरण की विभाजन होना चाहिए। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन, जैसे गांव में कुटीर उद्योग, शहरों में बात करें औद्योगिक क्षेत्र, तो सभी के मध्य कुछ ना कुछ जुड़ाव होना चाहिए, वो आर्थिक विकेंद्रीकरण होता है। 3 नंबर, शासन की शक्तियों का विभाजन, शासन की शक्तियों का विभाजन। 3 नंबर इन्होंने क्या कहा कि शासन की शक्तियों का विभाजन। 4 नंबर पूछ ले, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप। 5 नंबर आपसे पूछ ले कि राम राज्य की 5 नंबर विशेषता क्या होती है? नागरिक अधिकारों की व्यवस्था, नागरिक अधिकारों की व्यवस्था अब आपसे 6 नंबर पूछ ले कि 6 नंबर इन्होंने क्या कहा है? निजी संपत्ति का अस्तित्व, निजी संपत्ति का अस्तित्व। 7 नंबर पूछ ले आपसे, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेहनत अनिवार्य, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेहनत अनिवार्य। 8 नंबर आपसे पूछ ले, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। 9 नंबर आपसे पूछ ले विशेषता, तो कहोगे कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण, वर्ण व्यवस्था का निर्धारण। 10 नंबर आपसे पूछ ले मदिरापान का निषेध, मदिरा पान का निषेध। 10 नंबर कौन सी है भाई? मदिरा पान का निषेध। 11 नंबर पूछ रहे धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना। 12 नंबर आपसे पूछ ले गौ हत्या का निषेध, गौ हत्या का निषेध। 13 नंबर पूछ रहे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। 14 नंबर आपसे पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
सहयोग की सद्भावना। 15 नंबर आपसे पूछ ले मैत्रीपूर्ण संबंध। मैत्रीपूर्ण संबंध तो गांधी जी के हिसाब से राम राज्य कैसा होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार अहिंसात्मक राज्य है कि क्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शासन की शक्तियों का विभाजन, कि शासन 2 नंबर है आर्थिक विकेंद्रीकरण, धन से संबंधित गांव और शहरों में शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। 3 नंबर कहता है शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। 4 नंबर शासन का स्वरूप, शासन कैसा हो उसके बारे में कहा है। 5 नंबर नागरिक अधिकार, कि मनुष्य को संपूर्ण मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। फिर कह रहा है निजी संपत्ति को महत्व दिया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए। और फिर कहता है कि समाज में क्या न्याय होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। फिर 2 नंबर कि कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। 10 नंबर इन्होंने कहा है मदिरा पान का निषेध, कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। 11 नंबर इन्होंने कहा है कि सभी धर्म समान हैं और सभी को आपस में मिलकर रहना है। फिर कह रहा है कि गौ माता की हत्या नहीं, मतलब गौ की हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। फिर 13 नंबर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो सभी को मिलनी चाहिए। फिर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की भावना होनी चाहिए, विश्व है एक देश दूसरे देश का सहयोग करे। 15 नंबर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने चाहिए। ये किनके विचार थे? गांधी जी के विचार थे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो गांधी जी के आपसे पूछ ले सत्याग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे।